अभी मिला। हाँ सर। तो 2 -1 करो आप। 2 -1 करेंगे, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ई वी नॉट डैश माइनस ई वी नॉट, यानी वी नॉट ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, देखो एच न्यू प्लस ई वी नॉट, यानी वी नॉट डैश इक्वल टू हो गया एच न्यू बाई ई प्लस वी नॉट। तो ये आंसर होना चाहिए, बिकम मोर देन डबल, मोर देन डबल। एक मिनट चेक करना पड़ेगा, एक मिनट चेक करना पड़ेगा कहाँ से। एच न्यू की वैल्यू ये रख देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू की वैल्यू ये रखेंगे तो 5 प्लस ई वी नॉट बाई ई प्लस वी नॉट, तो ये आ गया 5 बाई ई प्लस 2 वी नॉट। हाँ, तो मोर देन, बिकम मोर देन डबल, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। नहीं, आज नहीं करेंगे, ये 7 हो गया। फिर है D1, पहले B1 कर लेते चलो। The ratio of de Broglie wavelength of a proton and a neutron moving with the same velocity is nearly. Ratio of de Broglie wavelength of proton and neutron moving with the same velocity is nearly. तो दरअसल क्या होता है कि अब जैसे इस तरह का कोई भी, जब तक वो मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन का मास। सेम वेलोसिटी है, तो मैं मालूम है कि P इक्वल टू एच बाई लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी, यानी एच बाई एम वी। मास ऑलमोस्ट सेम है, तो वेवलेंथ भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड तो सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट सेम मानना है। जैसे वो जो न्यूक्लियस डेंसिटी बता रहा था उस दिन भी यही किया था मैंने। तो ये हो गया B1 हो गया। नेक्स्ट है D1, D3, D5, D4 भी है, D1। लिख लिया ने? हम्म, 3 photons coming from excited atomic hydrogen sample are picked up. Their energy is दिया by, है ना। तो इसका मतलब है, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, यानी यहाँ से यहाँ जो आ रहा होगा वो तो 10.2 है, और यहाँ से यहाँ जो आ रहा है वो 12.09 है, उसको इसने 12.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया हुआ यहाँ। अब नेक्स्ट है 1.9, तो 1.9 के लिए चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना, हाँ ये आ रहा है, ये वाले फोटोन है ये, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी अपने को मिल रहा है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दीज फोटोन्स मस्ट कम फ्रॉम, है ना, ये हमारे पास में है। तो इसका मतलब है कि ये फोटोन्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, है ना, मस्ट कम फ्रॉम यानी आनी चाहिए। तो यानी अगर हम बात करें तो इसका मतलब है ये फोटोन्स जो हैं एक एटम से तो नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक एटम से ये पॉसिबल है, एक ही एटम से पॉसिबल है कि यहाँ, अरे यार, एक ही एटम से पॉसिबल है कि ये यहाँ से आए और उसके बाद यहाँ से आए, तो ये पॉसिबल है। या
एक ही एटम से ये भी पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि ये भी आ जाए और ना, और ये वाला भी आ जाए, तो कम से कम दो तो चाहिए, कम से कम दो चाहिए, है ना। और अगर मान लो 3 है, 4 है, 5 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। हमारी बात समझ में, तो आंसर होना चाहिए इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी मिनिमम 2 होगा, और कितने भी हो सकते हैं बाद में, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने देखा ही है कि अगर एक सैंपल की बात करते हैं और 3 से अगर मान लो 1 में आ रहा है, तो कितनी लाइन्स एमिट होती है, कितनी लाइन्स हो सकती है, 3 हो सकती है ना लाइन्स, 3 लाइन्स एमिट हो सकती है। तो वैसा ही यहाँ भी है, तो इसका वाला आंसर क्या होगा, या तो 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए, तो सही है D3। Neutron collides head-on with a stationary hydrogen atom in ground state. Then choose the correct statement. Assume that mass of mass of the neutron and mass of the atom, hydrogen atom is same. ठीक है, तो ये क्या बताएं, इसमें तो बता देता ना मैंने आपको। मैंने न्यूट्रॉन वाला एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल 27, याद आ रहा हो तो। इसका मास m है, इसका मास m है, ये रेस्ट पर है, इसकी स्पीड u है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² था। मैक्सिमम लॉस हमने निकाला था जो कि k/2 आया था। तो मैंने कहा था कि अगर 10.2 से कम है लॉस, तो इसका मतलब क्या था, नहीं ये कुछ तो गड़बड़ बोल रहा है। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ये अगर ये जो है ये लेस देन 10.2 है, यानी इक्वल हो गया, तब तो हो ही जाएगा, तब तो है ना। लेस देन की बात करेंगे हम लोग, तो लेस देन अगर है ना, लेस देन अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो के लेस देन कितना था, यानी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर के की वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो कोलिजन क्या माना जाता था, क्या माना था हमने, परफेक्टली इलास्टिक माना था, क्योंकि कोई लॉस होगा ही नहीं। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। ये तो संभव, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि 20.4 होना चाहिए था वैसे तो, ये तो उससे भी कम है, तो वैसे परफेक्टली इलास्टिक होगा, बिल्कुल सही है। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन दिस, कोलिजन में बी इनइलास्टिक, नहीं, भूल ही जाओ। In inelastic collision may take place only when initial kinetic energy of neutron is greater than. Inelastic collision may take place only when initial kinetic energy greater than, नहीं, greater than क्या होना चाहिए, 20.4, greater than क्या होना चाहिए, 20.4 होना चाहिए, ये तो नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैन टेक प्लेस, कैन नॉट टेक प्लेस, वो तो हो सकता है, पॉसिबल है, वो तो किया हमने केसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी वो 20.4 से तो वैसे ही कम है, तो इलास्टिक कोलिजन माना जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होगा, क्योंकि कोई लॉस नहीं होगा। D4 लिख लिया है, ये एग्जांपल 27 देख लीजिएगा आप, उसमें सब दिया हुआ, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा, क्योंकि सब सो गए हैं। हाँ सर। D4, the photon radiated from hydrogen corresponding to second line of Lyman series। देखो सेकंड लाइन मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये 1 2 3, 3 से 2 में जब आएगा सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन मतलब ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो एनर्जी आती है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। is absorbed by a hydrogen like atom X in second excited state। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, n = 3 हुई ना।
तो यहाँ से तो कह रहा है कि यानी ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के फोटोन को, ये जाके यहाँ इंसिडेंट हुआ, तो फोटोन के बारे में मैंने पहले बोला था सारी एनर्जी सप्लाई करेगा या नहीं करेगा। इज एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन लाइक एटम X in second excited state. As a result, the hydrogen like atom X makes a transition to nth orbit, और ये nth orbit में चला जाता है यहाँ से। इसका मतलब हुआ कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये होगा ऐसा। ओके, तो बताना है कि ये कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये तो देखना पड़ेगा। 12.09 दिया है और ये 3 से इसमें लेके जा रहा है, एंड किस में लेके जा रहा है नहीं मालूम है। तो एन क्या है वो भी बताना अपने को। अब ये तो ये समझना पड़ेगा इसको कैसे करें। क्योंकि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, और वो किस में पॉसिबल हो सकता है। तो देखो इसने लिथियम भी दिया और हीलियम भी दिया, अब ऑप्शन देख के चलना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये एनर्जी डिफरेंस अपने को दिखना चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, तो एक लिथियम का अगर मैं बनाऊं, मान लो लिथियम के लिए क्या था, थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये हो जाएगा 9/n स्क्वायर, है ना। तो n इक्वल टू 3 के लिए, यानी एक तो मिल रहा है अपने को, n इक्वल टू 3 के लिए 13.6 आ रहा है, तो n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास ये आ रहा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। यानी इसका मतलब अगर ये लिथियम हुआ, ये अगर लिथियम ही मान लेता हूँ मैंने ऑप्शन देख लिया वो इसलिए बता रहा हूँ मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ हीलियम था और ये लिथियम था, दोनों को लेकर आपको करना था वैसे तो। यानी इसकी एनर्जी लेवल यहाँ कितना है, -13.6। अभी नेक्स्ट कितने पे जाना चाहिए, जहाँ एनर्जी क्या मिले इसको, -1.1 -1.15, क्योंकि एक तो मिल गया अपने को -13.6, दूसरा कितना मिलना चाहिए, -1.51 मिलना चाहिए। तो -1.5 कब मिल रहा अपने को, जब हमने इसको कितने से डिवाइड किया हुआ है, इसको 9 से डिवाइड करें, यानी 9 होना चाहिए। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये एनर्जी कब मिलती है अपने को, 1.51 कब मिलती है, जब 13.6 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक 9 कटना भी चाहिए, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यानी n की वैल्यू यहाँ 9 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप इसके लिए जाओगे तो E9 क्या मिल रहा है आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9/81, और ये वैल्यू आ रही -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे कहने का मतलब है ऑप्शन देख के आपको करना पड़ेगा। तो लिथियम का दिख रहा था वो वही ले लिया मैंने, है ना। हीलियम का भी आप लेके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना था, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो ऑप्शन के साथ ही करना पड़ेगा अपने को। लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में इसी में कौन सा देखते ना, D4 हो गया, D5 करना है, D5 और D7, मैंने केवल D5 करना है। अच्छा, C7 भी है। If an orbital electron of hydrogen atom jumps from the ground state to the higher energy state,
its orbital speed reduces to half. तो देखो ऑर्बिटल स्पीड क्या बताया था मैंने, v नॉट z बाई एन, है ना। हाइड्रोजन है तो इसका मतलब हो जाएगा v नॉट बाई एन, क्योंकि z इक्वल टू 1 है। इन ऑर्बिट, if an orbital electron of the hydrogen atom jumps from the ground state to higher energy state, its orbital speed reduces to half. इसका हाफ कब होगी, इसका मतलब ये जब ये n इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब v नॉट बाई 2। तो ये कह रहा है कि द रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर ए नॉट, यानी इसका मतलब है इसकी जो रेडियस है वो रख दो यहाँ, तो 4 ए नॉट हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट की आर है, यानी आर मतलब ए नॉट इक्वल टू आर है, तो कितना हो गया, 4r हो गया। तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले याद रखिए भाई, काम आएंगे आपके क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में D5, two hydrogen atoms are in excited state with electrons residing in n equal to 2. First one is moving towards left and emits a photon of energy. ये इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है n इक्वल टू 2 में। Two hydrogen atoms are in excited state with electrons residing in n equal to 2. First one is moving towards left and emits a photon of energy even towards right. ये मूव कर रहा था पहले से, ठीक है। Second one is moving towards left with the same speed, यानी ये इसकी स्पीड v है ना, और ये केस 1 है हमारे पास में। तो केस 1 में क्या हो रहा है कि जब फोटोन ये एमिट करता है राइट में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी अब, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आएगा 2 से, ये n इक्वल टू 1 में आएगा, तो फोटोन इधर ये एमिट कर रहा है E1 एनर्जी का, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ P1 इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मोमेंटम कमजोर रहना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि भी बताता हूँ मैं, अगर मैं कहता हूँ कि इसका मास कैपिटल में, इसका मास कैपिटल में, तो मोमेंटम इसका क्या लिखोगे इधर, माइनस एम वी इक्वल टू, बाद में क्या लिखोगे, माइनस एम वी वन प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एच सी बाई लेमड़ा है, तो यानी H1 कर लेता हूँ इसको, C बाई लेमड़ा 1। तो इसकी स्पीड क्या कर जाएगी उस डायरेक्शन में, है ना, इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या रही, देखो इसकी स्पीड इस केस में ये हो जाएगा mv1 इक्वल टू हो गया mv प्लस hc बाई लेमड़ा 1। ये लिख लो पहले, सॉरी 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 सॉरी, सी तो आएगा नहीं यार, ये आ जाएगा हमारे पास में, लिख लीजिए। तो यहाँ जो v1 है वो v से ज्यादा होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो लिख लिया। तो सेकंड केस में कह रहा है सेकंड वन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ये केस 1 था। तो अब इस केस में ये इधर से इधर जा रहा है, ये भी v स्पीड से इधर ही जा रहा था, इसका मास m है। सेकंड वन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद द सेम स्पीड, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, ये फोटोन भी इसी डायरेक्शन में एमिट कर रहा है E2 एनर्जी का, यानी hc बाई लेमड़ा 2। इसकी वेलोसिटी मैं इधर ही मान लेता हूँ v2, मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा अभी इस केस में, देखो माइनस एम वी इक्वल टू माइनस एम वी टू प्लस h बाई लेमड़ा 2। तो एम वी टू
इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये भी तो माइनस ही होगा, तो एम वी माइनस एच बाई लेमडा टू, ये हो गया हमारे पास में, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, यहाँ V1 जो है V से ज्यादा है ना। तो ये क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंड emits a photon of energy E2 towards left taking recoil of nucleus into account during emission process। तो बताना है कि अच्छा फोटोन एनर्जी E1 E2 के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे बताएं हम। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, कैसे बताएं इसको। फर्स्ट वन इज गोइंग टुवर्ड्स, ठीक है, टेकिंग रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस इनटू अकाउंट ड्यूरिंग एमिशन प्रोसेस, हमें बताना है कि कौन बड़ा है। अच्छा, एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि V1 V से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ अगर इसी इक्वेशन को अगर आप देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलें, तो ये इसको अगर मान लो मैं बेस मान के चलूं, तो V2 क्या यहाँ लेस देन V आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब है कि V1 ज्यादा है, ये तो बात समझ में आ रही है। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ कि V2 V इससे कम है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि V2 जो है ना, ये V1 से भी कम हुआ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो, लेकिन उससे कैसे पता करेंगे, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो तो प्लस हो गया, इसमें कैसे पता करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो बड़ा पसंद है यार इसमें। Second one is moving towards left with same speed and emits a photon of energy E2 towards left। अच्छा उसी डायरेक्शन में, तो कोई गलती नहीं है, लेफ्ट में मूव कर ही रहा था। टेकिंग recoil of nucleus into account during emission process। अच्छा रिकॉइल वाला बताना है, ठीक है। इसका मतलब है कि V2 इधर हो जाता है, तो अगर ये इधर हो जाता है तो ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया, और अगर ये प्लस हो गया तो इसका मतलब ये हो गया रिकॉइल बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से समझेंगे हम लोग। तो H, क्योंकि यहाँ से देखो आप, H बाई लेमडा 2 माइनस एम वी इक्वल टू MV2 है ना। यहाँ V1 V से बड़ा आ रहा है तो सही है,
लेकिन V2 के बारे में कमेंट नहीं कर सकते आप ऐसे तो क्या करें, अब कैसे बताएं? कैसे कहोगे कौन बड़ा कौन छोटा है? कौन बताएगा भाई? तो मामला पेचीदा कर दिया। इसमें बताना है कि कौन ज्यादा कौन कम। क्योंकि नेट मोमेंटम लेफ्ट में रहना चाहिए। नेट मोमेंटम जो है लेफ्ट में रहना चाहिए। कैसे डिसाइड करोगे, कौन बताएगा कौन बड़ा है? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, कैसे पता करोगे? क्योंकि एक में तो क्या हो रहा है कि स्पीड को इंक्रीज करा रहा है एक तरह से, और दूसरा क्या कर रहा है, उसकी स्पीड तो डिक्रीज करा ही रहा है, लेकिन यानी उसका ये जो मोमेंटम है ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा, है ना? हम्म। अगर यहाँ से मैं चलूँ h/λ2 इक्वल टू होगा mv2 प्लस mv, और यहाँ अगर हम लोग चलें h/λ इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ देखो, तो mv1 माइनस mv आ रहा है। तो आ ही गया यार, सही है। इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें, है ना? और नेट जो मोमेंटम है सिस्टम का वो इधर रहना चाहिए, क्योंकि पहले मोमेंटम इसका इधर ही था। आ रही बात सुन में? तो इसका मतलब ये हुआ, तब तो दिख रहा है फिर तो h/λ2 जो है h/λ1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब E2 ग्रेटर देन E1 होना चाहिए, ठीक है ना? आगे बात सुन में। हाँ सर। ठीक है, यही था। और कौन सा बताना था इसमें?
नेक्स्ट हमारे पास में E5 E7 बताना है। X-rays are produced during electric discharge at low pressure, during nuclear explosions, when cathode rays are reflected from the target, when electrons from higher energy state come back to lower energy state. अब ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो हाइड्रोजन में भी तो होता है, हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, तो क्या वहाँ एक्सरेज प्रोड्यूस होती है? तो इसमें भैया इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई, ये जरूरी थोड़ी कि हायर से लोअर आएगा तभी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, वो बताना पड़ेगा ना कि एटॉमिक नंबर भी हाई होना चाहिए, तब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो। नहीं, इंफॉर्मेशन इसका आधा अधूरा है। E7, in an X-ray tube, if the accelerating potential difference is changed, in X-ray tube, the accelerating potential difference is changed, then the frequency of characteristic X-rays of material will get changed. नहीं, वो frequency तो जो है वही रहेगी characteristic X-rays की, तो accelerating potential से कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। हाँ, लेकिन मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर कितना भी लगाओ आप। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो फ्रीक्वेंसी वही बने, के अल्फा लाइन तो वही है, तो के अल्फा लाइन वही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल चेंज नहीं, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेवलेंथ एंड वेवलेंथ विल गेट चेंज। बिल्कुल ये सही है, क्यों है बताता हूँ मैं आपको। E7 में क्या होगा, ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ है। ये ऐसा है, मान लो ये के अल्फा लाइन है, मान लिया मैंने के अल्फा लाइन है, तो इसका तो फिक्स है वेवलेंथ, यानी लेमड़ा के अल्फा इसका तो फिक्स है। लेकिन अगर आप इस, ये क्या है, लेमड़ा मिनिमम है, और हमें मालूम है कि ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा मिनिमम, तो लेमड़ा मिनिमम इक्वल टू एच सी बाई ई वी नॉट, यानी वी नॉट चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी डिफरेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, तो डिफरेंस चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही है। उसी तरह डिफरेंस बिटवीन के अल्फा लाइन एंड के बीटा लाइन, वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि के बीटा लाइन मान लो यहाँ कहीं मिली, ये उल्टा कर देना मैंने, नहीं नहीं सही किया, वेवलेंथ कम होगी ना यहाँ, तो लेमड़ा के बीटा, तो ये डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा, मालूम है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स की, लिख लीजिए। एक मिनट सर। लिख लिया ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन।
तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ? मान लो ये कोई रेडियो एलिमेंट मान लो ए है, उसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई अपने को दिए हुए हैं t=0 पर n0 है। ये मान लो डिसइंटीग्रेट होता है और बी बनाता है, बी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो 0 है, और यहाँ जो डी के कांस्टेंट है वो λ1 है इस प्रोसेस के लिए। और ये भी रेडियो एक्टिव होने की वजह से मान लो ये सी बनाता है जो कि स्टेबल है। स्टेबल न्यूक्लियस है और इसका भी मान लो 0 है। तो यहाँ B2C जो बन रहा है तो इसका डी के कांस्टेंट मान लो λ2 है। तो ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि ए बी में बना और बी सी में बन रहा है, लेकिन सी स्टेबल है। ओके, किसी टाइम टी की बात करेंगे तो एट टाइम टी इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर रह गए Na=n, और इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मान लेते हैं Nb, और इसके जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो है मान लो Nc। अब ये इसके स्टेबल भले ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो ये किसी इंस्टेंट टी पर Nb रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब रेडियो एक्टिव सैंपल में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो Nb है। ओके, और इसके N एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो यहाँ तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, Na क्या मिलेगा अपने को यहाँ n0e⁻⁻1 इंटू टी, क्योंकि तो डिसइंडिकेट हो रहा कंटिन्यूसली, तो इसका तो लो ही आ गया, हमें मालूम है इसका। अब Nb को कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। आप देखो यहाँ, यानी इसकी dN/dt मान लो इसके बनने की रेट है, मैं डिसइंडिकेट होने की रेट नहीं बना रहा हूं, इसके बनने की रेट की बात कर रहा हूं। मान लो ये इस रेट से बन रहा है, क्योंकि अगर डिसइंडिकेट हो रहा है और ये मान लो इसके डी के होने की रेट लिखता तो मैं माइनस लिखता, मैं यहाँ -dNb/dt जैसे इसका लिखता मैं, तो इसका तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ए का, तो मैं बी का लिखने जा रहा हूँ। तो डी के रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन ये इससे क्या हो रहा है, इससे फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब बन रहा है, यानी वो जो डी के हो रहा है, तो यानी λ1 इंटू एन ए ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो गया रेट ऑफ डी के ए माइनस λ2 इंटू एन बी ना। ये ऐसा लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा द रेट ऑफ decay ऑफ बी, सॉरी decay नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ decay ऑफ ए माइनस रेट ऑफ decay ऑफ बी। ये लॉजिक समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये? हाँ सर। क्योंकि जो डीके लो हमने सीखा उसी से लिख रहा हूं मैं यहाँ, है ना। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। अब यह एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं ये कहता कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, वैसे तो मैं सी की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सी का भी लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ सी के लिए, तो इसको लिखूंगा dNc/dt इक्वल टू λ0 Nb। ये क्या हो गया, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और वो इक्वल टू है द रेट ऑफ डीके ऑफ बी, है ना। ये बता देता हूँ मैं आपको यहाँ, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, सॉरी सी, इक्वल टू the rate of decay of B।
उसके होगा है ना। फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ बताया समझाने के लिए। ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। मैं dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, तो dnb इक्वल टू लैम्डा 1 na dt माइनस लैम्डा 2 nb dt। मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो dnb प्लस लैम्डा 2 nb dt इक्वल टू लैम्डा 1 na dt। मैं दोनों साइड यहाँ e2 पावर लैम्डा 2t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी dnb प्लस लैम्डा 2 nb dt e2 पावर लैम्डा 2t इक्वल टू लैम्डा 1 na को क्या लिखेंगे, n नॉट e2 पावर माइनस लैम्डा t dt इंटू e2 पावर लैम्डा 2t। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो d एन बी e2 पावर लैम्डा 2t, ये लिख सकता हूँ मैं। और ये हो जाएगा लैम्डा 1 n नॉट e2 पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t dt। ये लॉजिक समझ में आया सबको? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आप लोगों का? हाँ सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ रहा है, ये बन गया। देखो इसको इंडिकेट करो, तो क्या हो गया है, एन बी, क्योंकि पूरा ए के माना जाता है इसको, तो एन बी e2 पावर लैम्डा 2t इक्वल टू लैम्डा 1 n नॉट e2 पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस एक कांस्टेंट। तो एट t इक्वल टू 0 एन बी कितना था, 0 था। देखो तो 0 इक्वल टू लैम्डा 1
एन नॉट बाय लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 प्लस सी। सी की वैल्यू आ गई यहाँ, सी इक्वल टू माइनस लेमडा 1 एन नॉट बाय लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये लिख लो। कुछ तो गड़बड़ किया है क्या मैंने? नहीं ना। ये समझ में आ गया ना भाई? पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको कांस्टेंट रखा, तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा एक तरह से, है ना। लिख लिया? सर एक सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर। अब यहाँ ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें, इस वाले में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एन बी ए टू पावर लेमडा 2t इक्वल टू लेमडा 1 एन नॉट ए टू पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 t डिवाइडेड बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। तो सिंप्लीफाई करिएगा, आपको ये मिलेगा दरअसल लेमडा 1 एन नॉट ए टू पावर सॉरी लेमडा 1 एन नॉट बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये हो जाएगा ए टू पावर माइनस लेमडा 1 टी माइनस ए टू पावर माइनस लेमडा 2 टी। ये आ गया हमारे पास में एन बी की वैल्यू।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एन सी क्या होगा, देखो एन सी होगा, एन नॉट था पहले, एन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एन ए को भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो किसी टाइम टी पर है, तो वो ये हो गया ना भाई। अल्टीमेटली एन नॉट इक्वल टू क्या होगा, एन ए एन बी एन सी तो है, क्योंकि टोटल जो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो इनिशियल थे वो फाइनल सबके मिला के होने चाहिए। तो आपको एन सी यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें मैं आपको जैसे ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ में क्या हो रहा है। ये टाइम है और ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है। आप देख रहे हो कि ए तो कंटिन्यूसली इसका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ये जो ग्राफ है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी का भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लेकिन बी का क्या होगा, बी का पहले इंक्रीज करेगा, है ना, एक टाइम पे क्या करेगा, तो बी का क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा और फिर ये डिक्रीज करेगा ऐसे। तो यहाँ एक ऐसी टाइम आएगा जिस पर क्या होगा, इसके बनने की रेट जीरो हो जाएगी एक तरह से, यानी जिस रेट से ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी रेट से बी डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, यानी डी एन बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, डी एन बी बाई डी टी। यानी ये जो ग्राफ है ये सी के लिए है, ये ए के लिए है, और ये जो ग्राफ है बी के लिए है। और ये टाइम क्या होगा, ये टाइम होगा दरअसल टी इक्वल टू टी नॉट ले लेता हूँ मैं, ये होगा टी इक्वल टू टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू जो यहाँ है वो दरअसल है एल एन लेमडा टू बाई लेमडा वन डिवाइड बाई लेमडा टू माइनस लेमडा वन। कैसे है अभी बताता हूँ मैं, लिख लो पहले, ये टी नॉट है। क्या क्वेश्चन है, ग्रह में क्या है सर, बी का पीक आने के लिए ग्राफ में लेमडा वन ग्रेटर देन लेमडा टू होना चाहिए ना, ये किसने कहा, लेमडा वन ग्रेटर देन लेमडा टू होना चाहिए, हाँ? तो इक्वल भी तो हो सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। इसका उल्टा भी करो, ये भी तो पॉसिबल है ना। है कि नहीं, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको। दोनों ही तो करेक्ट है।
लिख लिया है? हाँ सर। बना ले भाई सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, इसको तो रिमूव कर देता हूँ मैं। इसको डिफरेंशिएट करो तो डी एन बी बाई डी टी लैम्डा 1 एन नॉट बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये माइनस लैम्डा 1 ए टू पावर माइनस लैम्डा 1 टी प्लस लैम्डा 2 ए टू पावर माइनस लैम्डा 2 टी, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 ना, है ना। और ये 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी तो हुआ एन लैम्डा 1 एन ए माइनस लैम्डा 2 एन बी, ये तो मतलब हुआ। जाओ वापस बेसिक पर, यानी इसके बनने की जो रेट है वो क्या हो जाना चाहिए? 0। तो जिस रेट से ये बन रहा था उसी रेट से क्या हो रहा है? एक तरह से डिसइंडिकेट हो रहा है ना, यानी जिस रेट से ए डिसइंडिकेट हो रहा था उसी रेट से बी डिसइंडिकेट हो रहा है। तो जो बनने की रेट है वो क्या हो जा रही है? इसकी 0 हो जा रही है। यही था वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा, तो हो जाएगा लैम्डा 1 ए टू पावर माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल टू लैम्डा 2 ए टू पावर माइनस लैम्डा 2 टी। ये उधर गया तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, यानी हमारे पास आ गया है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल टू एल एन लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, यानी टी इक्वल टू आ गया एल एन लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, यानी इस पर ये वाली कंडीशन आ रही है। लिख लीजिए। और ये वो टाइम भी है जब बी के जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस की मैक्सिमम वैल्यू भी इसी टाइम पर मिलेगी आपको। उसके बाद इस टाइम के बाद वो वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करने लगेगी। लिख लिया? हाँ सर। कुछ केसेस भी है जो मुझे डिस्कस करने हैं, यहाँ यहीं कर लेता हूँ मैं। तो ये टाइम मिल गया अपने को यहाँ तो। अगर मैं कहूँ कि इफ लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है, मान लो लैम्डा 1 ग्रेटर देन अच्छा,
तो इसमें आप यहाँ देखो, इस बी को पहले देख लेते हैं, एन बी को। तो लेमडा 1 को बाहर ले लो, लेमडा 1 एन नॉट बाई, यहाँ से भी आप लेमडा 1 को बाहर लेंगे तो जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1 माइनस 1, और ये 1 बाई A2 पावर लेमडा 1 टी माइनस A2 पावर माइनस लेमडा 2 टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेमडा 1 से लेमडा 1 कट जाएगा, तो एन बी की वैल्यू मिलेगी माइनस एन नॉट माइनस A2 पावर माइनस लेमडा 2 टी, यानी एन बी इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट A2 पावर माइनस लेमडा 2 टी। ये मतलब क्या, देखो t इक्वल टू 0 पर बी के नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने आ रहे हैं, देखो इसमें एन नॉट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, एन नॉट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ एट t इक्वल टू 0 एन बी एन नॉट आ रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसका डी के कॉन्स्टेंट इतना ज्यादा है इस प्रोसेस का कि यानी t इक्वल टू 0 पर ही n जो है ना, मतलब जो a रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सारा b में कन्वर्ट हो गया है, यानी इसको टाइम ही नहीं लगा, वो ऐसे इमीडिएटली b में चला गया। तभी तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा, बाद में वो डिसइंडिकेट हो रहा है b। तो क्योंकि लेमडा 1 लेमडा 2 से काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसा हुआ। ले रहे, लिख लो इसको, ये सारा का सारा इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया किसमें, बी में। लिख लिया, Sorry. लिख लिया सर। केस 2 में देखते हैं। इफ लेमडा 1 लेस देन लेमडा 2 है, मान लो क्या होगा यहाँ, तो लेमडा 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेमडा 1 एन नॉट बाई लेमडा 2 को बाहर ले लो, तो 1 माइनस लेमडा 1 बाई लेमडा 2, और ये A2 पावर माइनस लेमडा 1 टी माइनस ये 1 बाई लेमडा 2 टी, तो ये तो 0 हो गया है ना, ये भी 0 हो गया। और यहाँ देखा जाए तो लेमडा 2 काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट ये भी क्या हो गया, ये भी 0 ही हो गया। नहीं 0 कहाँ हो जाएगा, तो फिर तो गरीबी का मतलब ही क्या हुआ। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या मिल गया अपने को यहाँ, तो मिल जाएगा एन बी इक्वल टू लेमडा 1 एन नॉट बाई लेमडा 2 है ना, और ये हो गया A2 पावर माइनस लेमडा 1 टी, ये मिलेगा। लेकिन लेमडा 2 अगर काफ़ी लार्ज है तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, अगर लेमडा 2 काफ़ी ज़्यादा है तो। वैसे तो इक्वेशन ये मिलेगी फाइनली अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी बनेगा ही नहीं एक तरह से, क्योंकि उसका जो डी के कॉन्स्टेंट हो इतना लार्ज है कि ए से बी में बनने जा रहा है वो, लेकिन इमीडिएटली सी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, इमीडिएटली क्या हो जा रहा है, सी में कन्वर्ट हो जा रहा है वो, यानी हर समय उसका एन बी क्या बना रहेगा, एक तरह से 0, अगर लेमडा 2 काफी ज्यादा लार्ज है तो। ठीक है ना।
लिख लीजिए इसको। तो ये हुआ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास में साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। तो बाकी लोगों ने भी लिख ही लिया होगा। सर। नेक्स्ट है साइमल्टेन, हाँ बोलिए। नहीं लिखा? हो गया। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि ए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये बी में डिसइंटीग्रेट हो सकता है और सी में भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। T इक्वल टू 0 पर इसके एक्टिव न्यूक्लियर N0 है ना, और यहाँ डी के कांस्टेंट इसका λ1 है, इसका λ2 है, ये T इक्वल टू 0 पर है। तो ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, ए सी में, यानी साइमल्टेनियसली दोनों में हो रहा है। तो क्या करेंगे, एट टाइम टी इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर रह जाते हैं एन, है ना, इसके ए के, और बी के नंबर ऑफ मतलब ये तो स्टेबल है, सॉरी ये स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है। तो ये सी बन रहा है और इसके स्टेबल न्यूक्लियर एन सी है। अगर ऐसा है तो आए तो कहाँ से, यानी एन नॉट इक्वल टू क्या है, एन प्लस एन बी प्लस एन सी तो है, क्योंकि टोटल कांस्टेंट रहना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से समझना है, देखो इसको, बी के बनने की रेट पहले लिखूंगा मैं। तो बी के बनने की रेट क्या है, डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू λ1 इंटू एन ही तो है, क्योंकि ए के डिसइंटीग्रेट होने के रेट के करस्पॉन्डिंग है ना। डी एन सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, वो भी λ2 इंटू एन हो जाएगा, है ना। हरी बात समझे। तो ये दोनों के बनने की रेट है, तो ए का डिसइंटीग्रेट होने की रेट के करस्पॉन्डिंग है, यानी अगर ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो माइनस डी एन बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डी एन बी बाई डी टी प्लस डी एन सी बाई डी टी तो लिखेंगे। आई बात समझ में, तो हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू λ1n प्लस λ2n। तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस डी एन बाई एन इक्वल टू λ1 प्लस λ2 इंटू डी टी, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 टू टी, इसको इंडिकेट कर देंगे n नॉट टू n। लिख लो इसको।
मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा। हाँ सर। लिख लिया? नहीं सर, एक हाँ मिनट सर। सर। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो वही तो इक्वेशन वहाँ मिल रही है, देखो आप। हाँ सर, लिख लिया। अब इसको इंडिकेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -ln n/n0 इक्वल टू λ1 प्लस λ2 इंटू टी, यानी n इक्वल टू n0 e⁻ माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी, यानी लैम्डा क्या है यहाँ, λ1 प्लस λ2 प्लस ऑन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है, ई में भी जा सकता है। तो ये λ1 λ2 λ3 λ4, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग इसका इफेक्टिव डी के कॉन्स्टेंट ले लेंगे, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। एक और लिखवा देते हैं, एक पॉइंट और है, मेंस के लिए लिखवा रहा हूँ पॉइंट तुम्हें मेनली, क्योंकि एडवांस में तो है नहीं। इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इन अ मीडियम। मान लो जैसे कि ये कोई मीडियम है, ये क्योंकि एक बार मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, और लाइट मान लो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो मान लो इसकी इंटेंसिटी I0 है, और ये मान लिया हमने ये x इक्वल टू 0 है, तो किसी x पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, तो उसका ये फॉर्मूला याद रखिए आप, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और रिपीट होता ही है।
आई नॉट ए टू पावर माइनस म्यू एक्स, जहाँ म्यू क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है ना। इस फॉर्मूले का याद रखिएगा, फॉर्मूले को, क्योंकि मेंस में देखो क्वेश्चन सिंपल ही होगा, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वैक्यूम है, x लेस देन 0 वैक्यूम है और x ग्रेटर देन 0 मीडियम है। अच्छा, एक और होता है मेंस में, एक और क्वेश्चन है, वो भी बताता हूँ मैं, ब्रेक्स लो भी बता ही देता हूँ। चलो लिख लिया है। हाँ सर। वो भी मेंस में पूछा जाता है। हाँ, लेकिन है कि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा कुछ इधर उधर कॉन्सेप्ट होते नहीं है, क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया ना सबने? हाँ सर। नेक्स्ट है ब्रेक्स लो, क्योंकि अगर वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बताता तो वहाँ पढ़ाना ही था मुझे, लेकिन बताता हूँ मैं आपको ब्रेक्स लो। तो क्या है दरअसल, ये मान लो लेटिस है जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से दिया हुआ है, और ये इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है, यानी एटम एटम के बीच के, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस जो है वो डी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये रे 1 है और ये रे 2 है। तो यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, ऐसे इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरह से। तो ये रे 1 ही है और ये रे 2 है। अब यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, ये इसके परपेंडिकुलर गिराया मैंने, तो इसके पहले जो मैंने डॉटेड लाइन लिया, इसके पहले यानी इस साइड पार्ट डिफरेंस दोनों का क्या है, 0 है ना। उसके बाद यहाँ से इस साइड पार्ट डिफरेंस दोनों का 0 है, लेकिन यहाँ पार्ट डिफरेंस आ गया। तो यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा निकल के आएगा। तो ये डी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ, ये डी साइन थीटा होगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, यानी ये भी डी साइन थीटा होगा। तो रे 1 और रे 2 में जो पार्ट डिफरेंस यहाँ आ रहा है डेल्टा एक्स, दरअसल वो आ रहा है 2d साइन थीटा, और ये इक्वल टू होता है एन लैम्डा। इसी को बोलते हैं ब्रेक्स लॉ, जहाँ एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये हमारा ब्रेक्स लॉ है। तो ये लॉ उस केस में यूज करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, यानी जैसे एक्सरेज जाके इंसिडेंट हो रही है उनका, है ना, या जैसे गामा रेज इंसिडेंट हो रही है, या विजिबल लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसके उसके लिए हम बात करते हैं, क्योंकि पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब वेव नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, लिख लीजिए।
लिख लिया भाई? हाँ सर। तो ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में वहाँ यूज होता है ये, है ना, क्योंकि ये इससे जो वेवलेंथ हम लोग निकालते हैं वो ये इंडिकेट करे कि अगर इससे आपने वेवलेंथ निकाली इसका मतलब ये वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है ना। और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहां से उससे क्या करते हैं, उससे वेवलेंथ निकालते हैं, किससे? डी ब्रोई वाले कॉन्सेप्ट से। ये वेवलेंथ और वो वेवलेंथ दोनों सेम आ जाती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर भी वेव हो जाता है, इसका मतलब मैटर वेव भी एग्जिस्ट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था उसमें, तो वो एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि मैटर पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है। चलो ये टॉपिक आपका हो गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसमें। तो जैसे, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, ये पढ़ लीजिएगा, जैसे न्यूक्लियर फिशन इसमें दिया हुआ है। तो यूरेनियम का जो प्रोसेस होता है ना, तो यूरेनियम फिशन में क्या होता है कि इसको न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा पहले। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि इनको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स, यानी स्लो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं किस पर? यूरेनियम 235 पर। तो 92 235 पर स्लो न्यूट्रॉन की जो बम्बार्डिंग करते हैं उनको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। और ये क्या करते हैं? 92 236 हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाते हैं, यूरेनियम 92 236, और फिर ये डिसइंडिकेट होता है। ये X बनाता है प्लस Y बनाता है प्लस न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स यहाँ से क्या करता है? एमिट करता है, यानी न्यूट्रॉन्स में मिलते हैं। मैंने कैपिटल लिखा कितने, क्योंकि किसी किसी रिएक्शन में 2 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, है ना। इसलिए मैं X और Y के बारे में मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या बनेंगे, लेकिन इसमें रिएक्शन दिया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये लिखा मैंने कि यहाँ जो Q वैल्यू आपको मिलेगी ना, दरअसल वो याद रखना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने को यहाँ मिलती है। इतनी एनर्जी पर रिएक्शन ये रिलीज करता है। बाकी का आप इससे पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, या स्टेट बोर्ड की जो बुक है वहां से पढ़ लेना है। इसने 2 रिएक्शन दिया हुआ है देखो, लेकिन इसने वो रिएक्शन के बारे में नहीं बताया यहाँ, केवल एक्स वाई लिख के, और दूसरे वाले में एक्स डैश वाई डैश लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसने कहा कि ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन ईच फिशन इवेंट, ये इस तरह से है। लेकिन जो एनर्जी है मेन, आप ये याद रखना है कि मेन जो है पॉइंट इसमें वो ये है कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम, मतलब ये मान के चलो आप, ये एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन करने में काम आएगा क्योंकि हमारी ये वाली इक्वेशन, ठीक। उसके बाद जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के इनके बारे में बता रखा उसने, वो मैंने कहा ना एनसीईआरटी से पढ़ लेना है सब। फिर फ्यूजन के बारे में दिया है, डी रिएक्शन होती है, डी रिएक्शन होती है। तो ऐसा नहीं कि इनको याद करना है, याद नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको उस रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता रिएक्शन नहीं बताएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको रिएक्शन बताया जाएगा, उस रिएक्शन के हिसाब से आपको चलना है। एक बार लेकिन रीड कर लेना है, समझ लेना है क्या क्या हो रहा है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल 21 करवाता हूँ आपको। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप एनसीईआरटी से या स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर जैसे थ्योरी में आएगा तो वो लिखना ही है, वो याद करने वाली चीजें हैं उसमें, तो क्या बताऊंगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया है, याद करने का काम आप करिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं बता दूंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ था नहीं, वो डायग्राम बना के बताना है, और उसमें कैडमियम रॉड से सब यूज होती हैं, क्यों यूज होती है, मॉडरेटर यूज होते हैं, हेवी वाटर यूज किया जाता है ना। तो वो सब दिया हुआ है उसमें, याद कर लेना क्या है, कोई बड़ा
है नहीं उसमें कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल 21 ये लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल 21 है, ऊपर वाले भी करवाऊंगा मैं एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मालूम है, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये इसका एस वर्मा का क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। कंसिडर टू ड्यूटेरॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल स्पीड्स इन ड्यूटेरॉन गैस, है ना। तो ये ड्यूटेरियम से ड्यूटेरॉन्स बना है। What should be their kinetic energy when they are widely separated so that the closest separation between them becomes 2 femtometer? तो मतलब ये है कि लास्ट डिस्टेंस पर थे, तो सिंपल सी बात है, ये भी प्लस है ना, और ये भी प्लस है। तो लास्ट टेम्परेचर होने की वजह से क्या कर रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10⁻7 केल्विन टू 10⁻9 केल्विन। वो टेम्परेचर वैसे तो हमें यहाँ फाइंड करना ही है ना, वो टेम्परेचर फाइंड करना है अपने को, यहाँ पूछ भी रहा हो। तो सेपरेशन कितना हो जाता है इनका, तो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है और इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। मान लेते हैं इसकी के नॉट और ये भी के नॉट ही होगा। दोनों पास आते हैं, जब पास आएंगे रिपेल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी में। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा है इसने, कितना दिया, R = 2 फेम्टोमीटर, यानी 10⁻⁻15 मीटर। 2 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। 1 फेम्टोमीटर मैंने आपको बताया था कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये कह रहा है कि closest separation between them becomes this one. Assume that the nuclear force is not effective for separations greater than 2 femtometer, यानी यहाँ तक ये है, तो फिर उसके बाद में फ्यूज हो जाएंगे। At what temperature will the deuterons have the kinetic energy on an average? अब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो हर एक ड्यूटेरॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे के नॉट, वो लिखेंगे किस कॉन्सेप्ट से, 3/2 kT वाले कॉन्सेप्ट से, जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kT है, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kT है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ, यानी ये काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT प्लस 3/2 kT, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है, तो ये पोटेंशियल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा इसमें जब सॉल्व करेंगे, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 × 10⁻⁻23 है ना, जूल पर केल्विन होता है। तो यहाँ आप टी की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ रहा है 2.8 × 10⁻⁹ केल्विन। ये क्वेश्चन था, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, ये तो याद है आपको, 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 × 10⁻10 DPS,
disintegration per second. 1 Curie equal to. मैंने याद होगा ये तो। अब जैसे इसमें एग्जांपल 14 है, हाफ लाइफ अपने को गोल्ड की दिया हुआ है, हाफ लाइफ 2.7 डेज है ना। कितना होता है गोल्ड का? 79 ना। तो AU 79 198, इसकी हाफ लाइफ अपने को दिया हुआ है, T हाफ इक्वल टू दिया है 2.7 डेज। कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, कोई दिक्कत ही नहीं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln2 बाई T हाफ, वो तो कर लीजिएगा, आ जाएगा। एवरेज लाइफ पता ही है कितना होता है, 1 बाई लैम्डा। और एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ दिस बताना है ना। अपने को एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है, तो एक्टिविटी बताना है। तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी इसका? सी पार्ट की बात करूं मैं, तो कितना दिया, यानी इसने अपने को मास दिया है 1 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया है, और यहाँ 198 ग्राम पर मोल ये दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? m/m0, यानी 10⁻³ डिवाइडेड बाई 198 मोल्स। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे n इंटू Na, यानी 10⁻³ डिवाइडेड बाई 198 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ हो गया। तो एक्टिविटी कितना हो गया इसका? तो लैम्डा इंटू n, लैम्डा आपको पता ही है, यही आंसर है। कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। लिख लीजिए। सर हाँ बोलो। सर इसमें हम टी आपको सर डेज में ही रख सकते हैं, डेज में ही रखेंगे ना? नहीं, एक्टिविटी जो निकाल रहे हैं ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में जाएगा, तो डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके सर। 2.7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में ले जाना पड़ेगा आपको, वरना आंसर आएगा नहीं, गलत आंसर आएगा। ठीक है ना, ओके सर। क्योंकि एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मारा है, इसलिए कर लोगे। हाँ सर। लिख लीजिए। अब इसमें भी सारे एग्जांपल्स हमारा होमवर्क है। अभी मैं इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 नहीं दे रहा हूँ अभी आपको। अगर उसका एक्सरसाइज 1 हो गया है मेंस और एडवांस का, ठीक है, तो क्या करना है फिर? इसका एक्सरसाइज 1 करना है, लेकिन पहले इसके एग्जांपल्स करने। मॉडर्न फिजिक्स के सारे एग्जांपल्स कर लेते आप लोगों ने? नहीं, आपने तो कर ले, बाकी लोगों ने किए कि नहीं किए? बाकी लोग तो पता ही नहीं क्या ही कर रहे हैं, है ना। तो वो कर लो, और इसके सारे एग्जांपल्स कर लो, वो मैं डिस्कस करूंगा, और इसका एक्सरसाइज 1 कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में एडवांस का, मैं इसका मॉडर्न फिजिक्स का एडवांस का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 डिस्कस करूंगा मैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो वेव ऑप्टिक्स है, जिसमें पूरा बोर्ड का जितना भी आपका वेव फ्रंट क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब है। वो करेंगे, बाद में करूँगा मैं उसको, पहले 12th वाले टॉपिक निपटा देता हूँ मैं। तो वेव ऑप्टिक्स जैसे होगा उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करवाऊंगा, फिर सेमीकंडक्टर भी पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। फिर एक पार्ट रह जाएगा, वो तो करवा दूंगा खैर मैं, एग्ज़ाम के पहले तो क्या करवा ही दूंगा। वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, कौन सा रह जाएगा वो, क्या बोलते हैं, एरर वाला करवाना है ना। ठीक है, भेजता हूँ मैं। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। ओके, बाय बाय। हाँ हाँ।